हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर है। क्लास 10th आईसीएसई का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 और ये उसका दूसरा वीडियो है। एक इससे पहले हमने वीडियो बनाया जिसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए और उसके हिस्टोन प्रोटीन, ये सब चीज़, क्रोमैटिन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आगे जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि क्रोमैटिन जो होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना रहता है। क्रोमैटिन है ना, दो चीज़ से मिलकर बना रहेगा। पहला होगा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए 40% था और हिस्टोन प्रोटीन 60% था। और ये दोनों आपस में मिल करके है ना काफ़ी एक स्ट्रक्चर बना रहा था और वो एक थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर था जिसका नाम हमने दिया था क्रोमैटिन थ्रेड। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, क्योंकि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, उसका शेप हमने समझ लिया है ऑलरेडी। तो आज हम लोग मेनली स्टडी करेंगे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन होता है जिसका अलग अलग पार्ट होता है। 5 प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब पांचों का नाम अलग अलग कुछ इस तरीके से होता है, जैसे H1 हिस्टोन हो गया, है ना, H2A हिस्टोन होता है, H2B हिस्टोन होता है, H3 और H4 हिस्टोन होता है। क्लियर? तो ये 5 तरह का हिस्टोन पाया जाता है। अब बात को समझिए, एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना, और इसमें टोटल 4 हिस्टोन है, H2A, H2B, H3 और H4, ये कुछ इस तरीके से। लेकिन अब इस बात को भी समझिए, एक्चुअली यहाँ पर हमको बाहर से 4 दिख रहा है और 4 इसके जस्ट पीछे भी होगा। तो टोटल इसमें 8 सब यूनिट हो गया। किसका? हिस्टोन प्रोटीन का। ध्यान रखिएगा, 8 वो यूनिट हो गया, मतलब H2A, H2B, H3 और H4, मतलब एक साइड, और इसके जस्ट पीछे इसी तरह का और स्ट्रक्चर। तो टोटल 8 हो गया ना यहाँ पे। तो एक ऐसा शेप इमेजिन कीजिए फुटबॉल के समान, और उसमें टोटल 8 सब यूनिट है, मतलब ये सब दो फॉर्म में रहेगा, डबल रहेगा। तो उस कंडीशन में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसका नाम हम लोग हिस्टोन ऑक्टामर देते हैं। ये एक्चुअली क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब सिंपल सा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टोटल 8 सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। 8 सब यूनिट प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग इसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। एक और ध्यान रखिएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज रहेगा प्रोटीन पे। और जो हमारा डीएनए था, है ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डीएनए पे निगेटिव चार्ज रहता है। डीएनए इज एसिडिक सबस्टेंस। क्लियर? देखिए, डीएनए पे निगेटिव चार्ज रहेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एक और चीज़ को ध्यान से समझिएगा, है ना, निगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, आपस में पास आएंगे। डीएनए एसिडिक सबस्टेंस होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। एक सल्फर एलिमेंट होता है, वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। तो डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोसोम के बारे में। तो क्लियर, इतना चीज़ क्लियर है कि क्रोमैटिन में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन रहता है। 40% डीएनए, 60% हिस्टोन प्रोटीन रहेगा। हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कुछ इस फॉर्म में पाया जाता है। सर, अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद, है ना। ये बात बाकी, ये डबल फॉर्म में रहता है और वो इस तरह का कुछ शेप बनाता है जिसका नाम हम लोगों ने हिस्टोन ऑक्टामर दिया। और हिस्टोन ऑक्टामर पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। डीएनए ये है, ये एसिडिक सबस्टेंस होता है। क्लियर? अब ये डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता है, बस इतना चीज़ आप याद रखिए, है ना। अब हम लोग इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं। कृपया करके इसका नोट, है ना, या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोसोम के बारे में कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। पहले इस चीज़ को ध्यान से देखिए। देखिए, जैसा कि ये हिस्टोन ऑक्टामर था, तो क्या होता है, कुछ इस शेप का हम लोग बना लेते हैं समझने के ख्याल से। क्या होता है, बहुत सारा हिस्टोन ऑक्टामर आता है ना, इस तरह से आपस में पास आएंगे, ठीक ना। और डीएनए इसके ऊपर लपेटा हुआ रहता है, मतलब ऐसे गया, है ना, और इस तरह से है
है ना, ऐसे निकला हुआ रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये है डीएनए, ये क्या है, डीएनए, ठीक ना। अब देखिए इससे पहले एक और चीज़ को समझ लीजिए, एक्चुअली सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना वो बहुत बड़ा लेंथ का होता है। अगर हम लोग अपने बॉडी का, ह्यूमन के बॉडी का टोटल डीएनए दैट इज टू मच अमाउंट ऑफ सेल प्रेजेंट, मतलब टू मेनी अमाउंट ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ट्रिलियंस सेल होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अगर सारे सेल के डीएनए को निकाल लीजिए और एक बड़ा सा रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर बनाइए तो ध्यान रखिएगा वो कितना लंबाई का होगा पता है ना। इसको एक खूंटे से यहाँ पे बांध दीजिए और उसको ले जाइए चांद पे 2 बार लपेटिए, है ना, लपेटिए, उसके बाद यहाँ पे ले आइए, तब पर भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा सा होता है। कहने का मतलब काफ़ी सिंपल है कि सेल काफ़ी छोटा होता है बट उसके कंपेयर में डीएनए का लेंथ काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको रैप करके रखना होता है। जैसे एक कोशिका जो होती है, सेल जो होता है, इसका शेप है लगभग 5 से 6 माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोमीटर, क्लियर। बट डीएनए जो उसके अंदर रहेगा वो उसका शेप हो जाएगा 2 मीटर का। 2 मीटर तो ये हमारा बोर्ड भी नहीं होगा, क्लियर, ये भी 1.5 मीटर के आसपास होगा। ये समझ में आ रही है। तो 2 मीटर के डीएनए को इतना छोटे स्पेस में रखना है। आपको पता होगा कि 1 माइक्रोमीटर, ये है माइक्रोमीटर, है ना, इसमें होता है 10 के पावर माइनस में 6 मीटर। ये बात समझ में आ रहा है, मतलब 10 का पावर माइनस 6, एक में एक पर 6 को 0 से भाग देना, है ना, तो इतना छोटा है। उसमें डीएनए रखना है हमको 2 मीटर का, लगभग इतना बड़ा डीएनए, बड़ा सा होता है, क्लियर। अब इस चीज़ को समझिए ध्यान से, इतना बड़ा डीएनए को हम लोग अंदर में कैसे रखेंगे, तो ये काफ़ी क्वाइल्ड फॉर्म में रहेगा। जिस तरह से टेलीफोन का वायर क्वाइल्ड रहता है ना, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा तरीके से क्वाइल्ड रहता है, वो सुपर क्वाइलिंग होता है, क्लियर। तो क्वाइल्ड रहता है कुछ इस तरीके से, समझ आ रहा है, हाँ। और इस फॉर्म में रहेगा वो, और न्यूक्लियस के अंदर जाके पैकेजिंग होगा उसका, ठीक ना। तो ये कहलाता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये डीएनए है, इस पर रैप किया, है ना, फिर आगे बढ़ गया। ये हिस्टोन प्रोटीन, ये सब हिस्टोन प्रोटीन है चारों, और ये है डीएनए, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग कि ये इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव था जिसकी वजह से अट्रैक्शन हुआ। तो एक इतना बड़ा हमको यूनिट दिख रहा है, इस यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम, ठीक ना। तो हिस्टोन हमने 5 प्रकार का पढ़ा था, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब जिसमें से H1 हिस्टोन जो बच गया था वो कुछ यहाँ पे रहेगा, ये हिस्टोन H1 है ना, यहाँ पे आके इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि ये अनक्वाइल ना हो जाए, है ना, क्वाइलिंग इसका बरकरार रहे, जिसकी वजह से H1 हिस्टोन ऐसे रहेगा इसमें। ये बातें समझ में आ गई है। ये है H1 हिस्टोन और ये है हिस्टोन ऑक्टामर। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। ये चीज़ क्लियर हुआ। हिस्टोन ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम, सेल का साइज ये होता है अप्रॉक्स 5 से 6 मीटर, डीएनए का साइज ये होता है, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लियर। इतना क्लियर है आप सभी को। हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। देखिए काफ़ी सिंपल है। क्रोमोसोम के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, ये एक तरह का क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम है, जहाँ पर ये स्ट्रक्चर काफ़ी कंडेंस रहता है, क्लियर। अब देखिए ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, बट ऐसा हमें केवल और केवल तभी दिखता है जब सेल आपस में डिवाइड कर रहा होता है। क्रोमोसोम केवल और केवल तभी देखा जा सकता है जब सेल आपस में डिवाइड कर रहा हो। सेल जब डिवाइड नहीं करेगा तो उस समय हमें ध्यान रखिएगा क्रोमोसोम नहीं क्रोमैटिन दिखाई देता है। क्रोमैटिन फाइबर कुछ इस तरीके का है ना, इस तरीके का जाल में ऐसा हमको दिखाई देगा। यही रहता है बट डीकॉन्डेंस फॉर्म में रहेगा। जब डिवाइड करेगा तो ये कंडेंस होके ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। ये चीज़ क्लियर हुआ? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम क्रोमोसोम में अलग अलग पार्ट्स की बात करते हैं। तो ये जो हाईली कॉन्डेंस एरिया है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर। इससे हम लोग सेंट्रोमेयर कहेंगे। यहाँ से लेके ये जो पूरा एक एरिया दिख रहा है हमको, है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड्स, है ना। क्रोमैटिड मतलब एक पूरा ये हुआ, एक पूरा ये हुआ। मतलब इस क्रोमोसोम में ऐसे नहीं काउंट कीजिएगा कि 1 2 3 4 नहीं, ऐसे नहीं। ये पूरा एगो क्रोमैटिड है, ये पूरा एगो क्रोमैटिड है। तो टोटल इसमें 2 ही क्रोमैटिड प्रेजेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेल जब डिवाइड करने लगता है तब इस शेप का हमें क्रोमोसोम सेल के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हुआ एक्चुअली में क्रोमैटिड।
क्लियर। जब दो क्रोमेटिड आसपास होते हैं तो इस दोनों को हम लोग साथ में अगर कहना हो तो हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। व्हाट इज द नेम, दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। क्लियर हुआ। मान लीजिए कि एक और क्रोमोसोम है और ये यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो उसका भी क्रोमेटिड होगा, तो इसका और उसका जो पास में बोलना हो तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी कंसीडर दिस इज द क्रोमोसोम, है ना, एगो ऐसा क्रोमोसोम है और इसके बगल में एगो दूसरा क्रोमोसोम ऐसा है, तो इसको और इसको कहना होगा ना, तो इसे हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये बातें क्लियर हो रही है। तो ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, समझ आया। और ये दोनों क्रोमोसोम जो है आपस में हमें कहना होगा व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्रोमोसोम, तो ये कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस। ये बातें क्लियर है। चलिए इतना बात आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं सेंट्रोमियर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। ध्यान रखिएगा क्रोमोसोम सेल डिवीजन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम लोग इस बायोलॉजी के बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक ना, जो कि ICSE के क्लास 10th में आप सभी को दिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है जीन, है ना। अब हम लोग जीन के बारे में बात कर लेते हैं। जीन हो गया था ना चलिए जीन के बारे में अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि जीन क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA, द फंक्शनल सेगमेंट of DNA is called जी। तो DNA के फंक्शनल सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। काफ़ी आसान है, DNA के फंक्शनल सेगमेंट को हम लोग जीन कहते हैं। अब इसका मतलब भी तो समझिए। फंक्शनल सेगमेंट का मतलब हुआ ये कि DNA का वो टुकड़ा या क्रोमोसोम का वो टुकड़ा जहाँ पर कोई काम हो, कोई काम की चीज़ हो, कोई फंक्शन करने वाला एरिया हो, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ होगा, तो उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। काफ़ी आसान शब्दों में समझिए। अगर ये DNA है ना, तो DNA का सारा एरिया पे इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। मान लिया कि इतना एरिया में एक पर्टिकुलर बाल के कलर का इन्फॉर्मेशन है। देखिए ना, हम लोग इंडिया में है तो हम लोग का बाल काला होता है ना। चले जाइए वैसा प्रदेश जहाँ पे काफ़ी ठंडा पड़ता है, तो वहाँ के लोगों का बाल ज़्यादा काला नहीं होता है, वो भूरा होता है, ब्राउन कलर होता है। सब चीज़ के पीछे जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। तो ये पर्टिकुलर एरिया को हम कहेंगे जीन, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन ऑफ हेयर कलर। ये बातें समझ में आ गई। हेयर कलर का इन्फॉर्मेशन था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे कह दिया जीन। कोई दूसरा एरिया होगा जहाँ पे आई के कलर का मतलब देखिए आँख का भी कलर होता है। जैसे ये बीच वाला जो एरिया है ना, ब्लैक वाला हमको दिख रहा होगा, ठीक ना, तो वहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। जैसे किसी का ब्राउन आई होता है तो किसी का ब्लू आई होता है ना। ऋतिक रोशन देख सकते हैं आप लोग। तो अलग अलग तरह का कलर होता है, इसका भी इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए दूसरा जीन है, तो जीन अलग अलग प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं वैसा सेगमेंट DNA का जहाँ पे कोई पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग जीन कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब देखिए जीन से आगे क्या होगा। जैसे DNA था, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन था, तो ये इन्फॉर्मेशन आगे कैरी होगा। मतलब कि DNA से बन जाएगा RNA, RNA से बन जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन से बन जाएगा एंजाइम, है ना। और जैसा एंजाइम वैसा काम होगा। मतलब देखिए DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते रहता है। जिसकी वजह से, है ना, एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने इस चीज़ को बताया था कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। दैट इज सबसे पहला DNA से RNA पे जाएगा, RNA से प्रोटीन पे जाएगा, प्रोटीन से एंजाइम बन जाएगा। मतलब जैसा DNA वैसा RNA बनेगा, जैसा RNA वैसा प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन वैसा एंजाइम बन जाएगा। और हमें फाइनली एंजाइम की ही आवश्यकता होती है। तो ये बातें समझ में आ गई। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे क्रिक, और इसका नाम होता है सेंट्रल डोग्मा।
ये क्या है? सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? एफ क्रिक, है ना। तो फ्रांसिस क्रिक ने इसको बताया था सबसे पहले। आई होप आप सभी को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोगों का जो ये टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब 2 टॉपिक बचा हुआ है दैट इज सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। तो हम लोग आगे की वीडियो से सेल साइकिल और सेल डिवीज़न कंटिन्यू करेंगे। फाइनली आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे। हम आपसे मिलेंगे इसके तीसरे वीडियो के दौरान। तब तक लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय।